चलिए ठीक है, तारिक फतेह साहब आपसे एक रिएक्शन सबसे पहले, ऐसी नौबत क्यों आ गई इमरान खान पर सर? देखिए, एक तो इन प्योर इनकॉम्पिटेंस जो और आम आदमी की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई। एक्सपेक्टेशंस इन्होंने बहुत ज़्यादा दी कि नया पाकिस्तान और रियासत मदीना होगा और सब कुछ होगा, लेकिन वही पुराना तरीका जो अयूब खान के ज़माने से भुट्टो साहब के साथ मिलके उन्होंने 10 साल हुकूमत की। तो पाकिस्तान में तो इलेक्शन कभी सिवाय 1970 के कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन हुआ ही नहीं है। वो एक था जिसमें शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बनना था और भुट्टो साहब ने वो नहीं होने दिया और पाकिस्तान टूट गया। अब ये है कि देखिए, वो स्पीकर जो है एक एस्टीम पोजीशन होती है उसकी दुनिया की हर पार्लियामेंट के अंदर जो है। यहाँ स्पीकर ने सेशन कैंसिल कर दिया और उसको पोस्टपोन कर दिया जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का था, लिटरली एज इफ ही इज डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द आर्मी, जो भी चक्कर चला रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि द पाकिस्तान मिलिट्री प्लेज इट्स कार्ड, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जैसे मुझसे पहले भाई ने कहा कि यहाँ तो 2-3 साल 4 साल से ज़्यादा कोई रहने नहीं देता। अब ये दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल सिचुएशन, लेकिन बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि कोई लेवल का आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है। ये जिस तरह पोस्टपोन हुआ है कि साथ वोटिंग होनी है फ्राइडे को, उन्होंने स्पीकर ने बिल्कुल घरेलू नौकर की तरह चेंज कर दी डेट और आगे बढ़ा दी। एंड उसमें सहारा लिया कि साहब वो अगर डेथ हो जाए किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। ये अजीब है कि मुल्क में एक कियोस मचा हुआ है, देयर इज टर्मोइल, उस पर इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, लोगों की सोच पे पड़ रहा है कि कौन किसकी तरफ है। और वो स्पीकर ने 2-3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए प्राइम मिनिस्टर को। यानी तारिक साहब एक छोटा सा सवाल था आपसे। आप पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे, ऑपोजिशन को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं नहीं रिप्रेजेंट, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यानी मेरी अगर कोई पार्टी होती भी तो वो नेशनल पार्टी थी, वो उसको छोड़ें। हु आई फॉलो, आई एम गिविंग, मेरे से सवाल किया गया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि स्पीकर तक को खरीद लिया गया है। यानी एक कुछ रिवायात होती हैं जमहूरी हुकूमतों में, चाहे वो ब्रिटेन में है, कनाडा में है, फ्रांस में है या इंडिया में। आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट साबित हुए इमरान खान, भ्रष्टाचार के ही खिलाफ वो आए, भ्रष्टाचार के ही खिलाफ वो आए, सिट इन उन्होंने इतना लंबा किया जिसकी वजह से जनता को लगा विश्वास कि कुछ नया होगा, बदलेगा, नया पाकिस्तान, और वो खुद भ्रष्ट हो गए। उम्मीद तो थी लेकिन हुआ नहीं। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है कि नहीं हुआ। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू मैनेज, क्योंकि पैदा होने के साथ ही हर चीज उल्टी चली है पाकिस्तान में। गवर्नर जनरल जो है गुलाम मोहम्मद से लेके असेंबलियां डिसॉल्व करना, गवर्नमेंट्स, वो नेहरू जी ने कहा था कि जितनी मेरी धोतियां नहीं उतनी तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर अभी तक, ये 57 में कहा था उन्होंने। तो किसी को रहने नहीं देती वो क्लासें हु होल्ड द पावर। आपके यहाँ फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था आफ्टर 47, हमारे यहाँ वो फ्यूडल्स अब भी हैं, वो अपनी पोजीशन से इख्तियार करते हैं। अगर इस वक्त पॉपुलैरिटी है नून लीग की पंजाब में, वो इस वजह से है कि पंजाब हैज फाइनली स्टार्टेड एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। वरना पंजाब का एक काम था कि सोते रहना, बंगाल में मर जाए, फ्रंटियर में मर जाए, सिंध के अंदर हो रहा है, बलूचिस्तान में जंग थे। पंजाब का रोल ये था कि वो जो हुकूमत में है उसके साथ रहे, एंड इट्स वेरी रेयर। अब ये हुआ है कि देयर इज एन एलिमेंट, ये मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि मैं खुद भी पंजाब से हूँ। मैंने देखा कि वहाँ लोग अब सियासी सोच में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनकी फिर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती हैं, और ये नवाज शरीफ माइट हैव एन एज ओवर इवन द पीपीपी के क्या है, को पीपल पार्टी ने भी कम हरकतें नहीं की हैं। आई हैव सीन देयर टाइम्स जहां लोग हो जाते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग ठीक हैं और कुछ बुरे। कुछ हमारी बदनसीबी है कि हम इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सके। उमर अल्ताफ साहब जी।
जी तारिक फतेह साहब को एक 1957 पे वो बयान याद आ गया नेहरू जी का कि जी इतनी मैं धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है 47 से 58 तक 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन नेहरू जी ने ये बयान दिया, ये भी साथ तारिक फतेह साहब बता देते कि दुनिया में 1948 से 1958 तक 35 मार्शल लॉ लगे, तारिक फतेह उस पर साहब कोई बात नहीं करता। ठीक है, तारिक फतेह साहब जवाब देंगे इसका। इसके बाद मैं आ रही हूँ उमर अल्ताफ साहब और आरजू काजमी जी। फौरन मैं सवाल नहीं समझा, क्या आप पूछ रहे हैं ये कि 48 से 48 से 58 तक 1948 से 58 तक पूरी दुनिया में 35 मार्शल लॉ लगे, 1947 से 1958 तक 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए पाकिस्तान में, ठीक है हम पॉलिटिकली इमैच्योर थे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है, आप इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करते हैं, अफगानिस्तान में आपको आया क्या? मेरी एक बात सुने, पड़ोस की बात करें ना, ईरान में मुसद्दिक को हटाया 1953 में अमेरिका ने, खत्म, शाह आ गए, वहां जाहिर शाह थे, आपके साथ में तो कांग्रेस हर इलेक्शन जीती है इंडिया के अंदर। 1979 में खुमैनी भी आ गया। अरे साहब वो तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके यहाँ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री का 1956 से डायरेक्ट एक्शन रहा है, आपने 58 से, लेकिन मुलाकात पहली हुई है ऑटवा के अंदर जो अयूब खान की और अमेरिकन मिलिट्री सोर्सेस की, यहाँ सारा कंस्पिरेसी होती थी कि टू टॉपल द गवर्नमेंट, और मुसीबत उनको ये थी कि 59 के इलेक्शन में अवामी लीग जीत रही थी, जिसका उस वक्त एक सेकंड, मैं सिर्फ आपसे एक ऑनेस्ट आपसे मुझे सवाल करूंगा, क्या पाकिस्तान के अंदर, ठीक है पॉलिटिकली हम इमैच्योर है, क्या ये पॉलिटिशियंस के ऊपर ब्लेम नहीं जाता कि जब वो आर्मी को इंटरवीन करने के लिए प्रोवोक करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पांव पड़ेंगे कि जी आप आके इंटरवीन करें? मैं बिल्कुल आई एग्री विथ यू, भुट्टो साहब तो अयूब के साथ है, ये अगर ना होता कि ये तो अयूब खान आया साथ में, अब लोग भूल जाते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो 10 साल उस डिक्टेटरशिप के साथ रहे, तो ये पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। मैं कोई डिवाइड नहीं ये कर रहा कि कंपार्टमेंट, देखिए एक बड़ा मुश्किल सा मुल्क हिंदुस्तान के बाजू काट के बना, उसमें जाके कई चीजें हैं कि जो लोगों की जबानें थी वो उन पे पाबंदी लगा दी गई, इंडिया की जबान उर्दू ला दी गई, आज हम आप बात कर रहे हैं किसी और जबान में, है हमारी मादरी जबान कुछ और, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट। तारिक साहब माजरत के साथ इंडिया कन्फेडरेशन नहीं था, 1947 से प्री पार्टीशन इंडिया 565 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर बेस करता था। आप कहते हैं कि हमने इंडिया के बाजू काटे, हम तो पहले कन्फेडरेशन होता तो पार्टीशन होती ना, हमारी तो सर क्रीक और उस पे जाके हुई जो पंजाब डिवाइड हुआ, बाकी तो स्टेट्स पे एनेक्सेशन हुई, याकूब साहब 40% इंडिया वाज नेवर अ कन्फेडरेशन। ठीक है तारिक फतेह साहब, इसका एक छोटा सा जवाब। भारत एंड हिंदुस्तान 10,000 ईयर ओल्ड, रिवर इंडस बहता है, मोहनजोदारो 5,000 साल पुराना है, कैसे हम समझते हैं अपने आप को कि हम अरब शहर मुल्तान 5,000 साल पुराना है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो इसके तसल्लुत में, तो आपका नाम अरबी क्यों है? आप कह रहे हैं कि इंडिया के बाद इंडिया तो पहले भी यूनाइटेड नहीं था, इंडिया तो पहले भी यूनाइटेड नहीं था, 565 स्टेट थे। एक सेकंड, लगातार ना बोले ना समझ साहब, आप कुछ सवाल पूछे फिर लगातार ना बोले ना, उनको 2 लाइन में जवाब देने, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है, प्लीज सर। तारिक फतेह साहब जवाब दें। भारत या हिंदुस्तान एक 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, शतरंज से लेके जीरो तक यहीं से आया। पाकिस्तान का नाम जो है ना स्तान, ये संस्कृत का है, हर चीज हमारी लाहौर कराची से है, जहां राजा दाहिर और राम जी के बेटों के नाम के शहर हैं, लव और केश। अगर हमें अपनी नहीं पता हिस्ट्री और हम अपनी जमीन और अपनी जबान से नफरत करते हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है, बजाय इसके कि हर कोई पाकिस्तान में अरब बनने की कोशिश करता है, टोपी वैसे लगाए हुए है, मूछें काटे हुए अपनी है, एक जहां बेइज्जती होती है वहां आप पांव पड़ जाते हैं। जो इंडिया आपका भाई है, हमारे साथ के लोग हैं, हम हिंदुओं से मुसलमान हुए, हमें क्यों इस तरह बिहेव करना चाहिए जैसे आसमान से टपके हम? इंडिया की क्या दुश्मनी है पाकिस्तान से? ठीक है उमर अल्ताफ साहब, वापस आते हैं इमरान खान के मुद्दे पर। उमर अल्ताफ साहब, क्या कठपुतली बने रहने का जो रिस्क होता है वो अब इमरान खान को समझ में आ रहा है? जैसे वो सेना के हाथों में थे, पलकों पर पहले बिछाया, और अब जाहिर तौर पर उनको धूल चटवाने के मूड में दिख रही है आर्मी।
अंजना जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप अपने असली टॉपिक पे वापस लौट गई हैं, जो कि है इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, बात यह कि इमरान खान का देखें सर्वाइवल तो मुश्किल नजर आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि नंबर गेम में उनकी लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, मगर इमरान खान भी काफी डिटरमिन्ड है। और इस ऑपोजिशन जिस तरह की एक कोलिशन है, इनका कोई पार्टीज में कोई तालमेल नहीं है, हर पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा है। तो इमरान खान को अभी भी इनकी आपस की जो इनके आपस के इख्तलाफात और इनके एजेंडाज हैं, इमरान खान उसका फायदा उठा के बचने की कोशिश करेंगे, पूरी हद तक जाएंगे। तो वो चाहेंगे कि अवामी प्रेशर, वो अपने तमाम जो उनके हरीफ हैं उन पे इतना अवामी प्रेशर के थ्रू वो एक असरअंदाज हों, ताकि उनके खिलाफ जितनी भी मूव्स हैं उनको वो बाजी पलट सकें। क्योंकि अगर वोटिंग हो गई तो इमरान खान के लिए बचना मुश्किल नजर आ रहा है फिलहाल, क्योंकि उनकी इत्तेहादी जमातें भी उनकी सपोर्ट अब उस तरह नहीं कर रही और उनकी अपनी जमात के अंदर भी एक वाज़ेह स्प्लिट आ चुका है। आरज़ू काज़मी, इस मकाम तक क्यों पहुंच गए इमरान खान? देखिए, इस मकाम तक ये सभी पहुंचते हैं, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये लोग एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर आते हैं और एस्टैब्लिशमेंट ही इनको बाहर निकाल देती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी फौज का कोई रोल नहीं है, तो फिर जिस वक्त के ये कहा गया था DGISPR की तरफ से कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं? वो किसको ललकार रहे थे, किसको बुला रहे थे? ये बात तो अब स्कूल के बच्चों को भी पता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है उसको एस्टैब्लिशमेंट लाती है और जब तक रखना होता है रखती है और जब निकालना होता है निकाल देती है। अपने अपने तरीके हैं, किसी के ऊपर करप्शन केसेस बनते हैं, किसी के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, जहां तक कह रहे हैं कि जी बहुत लोग जमा कर लेंगे ये और 27 को पब्लिक बाहर आ जाएगी। तो पब्लिक के बाहर आने से कुछ नहीं होता और ना ही पब्लिक की इस तरह की सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक तो जो हमारे रिलीजियस पार्टीज है उनके साथ भी बहुत बाहर आती है, लेकिन वोट नहीं देती उनको। वो हुकूमत में कभी नहीं होते, कोई खास मुकाम पे नहीं होते, थोड़े से नंबर्स होते हैं उनके। इमरान खान साहब बुरी तरह से फॉरेन पॉलिसी में भी फेल हुए हैं, उनके जमाने में इकोनॉमी भी खराब हुई है, तरह तरह के उनके स्टेटमेंट्स जो हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ी है पाकिस्तान को। तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट भी सोच रही होगी, साथ ही साथ फौज का भी नाम कई जगह खराब हुआ, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि ये फौज के कंधे पे आए हैं। इनको जो है ना सिर्फ अपोजिशन ने बल्कि हर किसी ने कहा कि ये जो है सिलेक्टेड नहीं है और इनको लेकर आया गया। तो इस तरह की बातें जब इनको सुनने को मिलेंगी तो जाहिर है हटा भी दिया जाएगा। ये और बात है कि कोई 3.5 साल में, कोई 4 साल में निकल गया है, अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से जो भी माफी तलाफी करके रोका जा सके अपनी पोजीशन को, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे और लग नहीं रहा कि वो ऐसा होगा। जब DGISI की अपॉइंटमेंट थी उस वक्त भी यही हुआ था, उन्होंने 2 महीने लगा दिए थे उस पेपर पे साइन करने में। क्लैशेस तो तभी सामने आ गए थे कोरोना के जमाने में, जब उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन उसी रात को DGISPR ने कहा कि जी हम लॉकडाउन कर रहे हैं। इस तरह से इनका कहा जाता है दोनों एक पेज पे हैं, जबकि एक पेज पे नहीं है, एक पेज कब का फट चुका है। अब कोई माने या ना माने, पाकिस्तान में ये मानना पड़ेगा, बच्चे बच्चे को पता है कि फौज लाती है और फौज ही निकाल देती है, एस्टैब्लिशमेंट पीछे होती है। और जाहिर है शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है, कभी आपको सामने नजर आता है चेहरा और कभी ये चेहरा जैसे कहना चाहिए पीछे की तरफ होता है, सामने पॉलिटिशियंस होते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो है शहरियार आफरीदी इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर है, इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं शहरियार आफरीदी। आज भी उनका स्टेटमेंट चल रहा है कि जी अगर मेरा बस चले तो जो लोग हमारी पार्टी से दूसरी तरफ चले गए मैं सुसाइड बमर बन के उनको उड़ा दूं। उससे पहले भी इनकी पार्टी के जो एक है, उन्होंने गुलाम सरफराज, ये क्या उनका नाम है, गुलाम सरवर, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था। ये तो इनका माइंडसेट है। और उसके बाद ये बात करते हैं कि जी हम चेंज लाएंगे। क्या चेंज आया है मुझे तो नजर नहीं आया। मैं यहाँ पे आपका सवाल का जवाब देने नहीं बैठी, क्योंकि आप दे नहीं सकती जवाब, क्योंकि आप दे नहीं सकती, आप देर नहीं कर सकती सवाल का जवाब देने का। आप इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे सवाल का जवाब दे। अरे जुर्रत तो उनमें इतनी है कि उन्होंने सच सच बता दिया। तो पाकिस्तान जो बहुत लोग बोलने में डरते हैं पाकिस्तान में, कम से कम सच उन्होंने बोला, उन्होंने सच बोला, उन्होंने सच बोला। आप प्लीज, वो हमारे पास गेस्ट के तौर पर आई हैं, आप उनको काउंटर नहीं करें। अगर वो जवाब नहीं देना चाहती है तो आप उन पर पर्सनल अटैक ना करें। लेकिन आप मेरे से जवाब देना, मेरे से भी जवाब। व्हाट इज दिस मर्द एंड औरत बिजनेस? हेलो, एक सेकेंड, ये मर्द और औरत बिजनेस बंद कीजिए। ये चलता होगा आपके मुल्क में?
आज तक पर बैठकर आप किसी महिला के से बदतमीजी नहीं कर सकते। ये क्या होता है, मर्द बन के बात कीजिए और मैं मर्द हूं बात कीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है आपका? बात कर रही हैं आप कर रहे हैं, कौन सा तरीका है? मुझे ये क्या होता है? मर्द और औरत क्या होता है? आप इंसान को इंसान की तरह नहीं देख सकते। एब्सोल्युटली शेमफुल। आप वाइस एंकर हैं। एब्सोल्युटली शेमफुल। यू शुड बी शेमफुल। ये आपने मर्द क्यों कहा? यू डोंट नो हाउ टू बिहेव। आप जस्टिफाई कीजिए, आपने मर्द क्यों कहा? क्या आप मर्द? मैं मर्द हूं, आप मुझसे पूछिए, आपने कहा अभी। किसने कहा? अभी कहा आपने। किसने कहा? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। क्या पलट रहे हैं? डोंट टॉक मी, पलट रहे हैं। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर, आइए, इसको पर्सनल मत बनाइए और दो लोग जब बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलिए। ये बेसिक एटिकेट होना चाहिए हर किसी को। आपने आधे घंटे से वेट, एक सेकंड, मुझे वेट कराया। वेट तो सारे कर रहे हैं, सब अपनी बारी में बोलते हैं ना। आपको आदत नहीं होगी वेट करने की, आपको लगता होगा आप शहंशाह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रिगेडियर साहब। सब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ब्रिगेडियर नवाज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टॉपिक पर लौटिए, डू नॉट मेक इट पर्सनल, टॉपिक पर लौटिए। जो आरजू काजमी ने कहा उस पर अपना जवाब दें। उन्होंने कहा कि सेना ही तय करती है कौन सत्ता में रहेगा, सेना ही तय करती है कौन बाहर जाएगा। लिसन आई आंसर। नंबर 1, आप हर दफा इस जमीर फरोश तारिक फतेह को ले आते हैं, जो इंडियन है, हिंदू है, ये मुसलमान नहीं है, और आप इसको बार बार तोते की रट्टी जुबान बोलता है ये। इसको तो पहले बताएं कि इसको लेकर आप क्यों आते हैं, जिसको दुनिया का पता नहीं। बताएं कि आप इतना जहर कहां से लाते हैं, दिखाइए इनको। ये जहर मैं नहीं लाता हूँ। ये इतना जहर लाते कहां से? कहां से लाते हैं? इतना जहर कहां से लाते हैं? सेकंड, इंसान को पुरुष, महिला, धर्म, जात इसमें देखने की इतना जहर लाते कहां से हैं? बताइए। आज ये मैं जहर नहीं लाता, आप जहर खुद भरते हैं, आप लोग क्रिएट करते हैं जहर। प्रॉब्लम ये है आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते करते हैं। आप सब पे ऐसे लिख रहे हैं यहाँ बैठ के, सबके कैरेक्टर पे आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तारिक फतेह साहब, आप बोलने को मौका दें, आप बोलने का। तारिक फतेह को बोलने मैं नहीं दूंगा, ही इज जमीन फरोश इंसान। इसको मैं, आप मेरे से पहले मेरा जवाब लें। आप बोलने नहीं दिया किसी का। ये कौन भैया? भैया मत करो, आई एम नॉट योर भैया, यू आर ब्लडी इंडियन, डोंट टॉक अबाउट इट। जो जमीन फरोश इंसान, आपको कौन लेके आता है यहाँ पर? फौजी बैठ गए, यू ब्लडी गंजा। आपको आदमी नहीं बात करने की, एक सेकंड, पूरा बात करने की। कनाडा में बैठे हो, आओ ना पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तानी हो तो बात करो आके। पाकिस्तान आने की, आगे दिखाओ पाकिस्तान। मुझे लगता है कि आपको अभी शो में रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अब शब्दों मुझे का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हम इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि आप सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगे। यहाँ पे 6 लोग हैं, लेकिन सिर्फ आप हैं। आप आरजू काजमी पर पहले कमेंट्स कर रहे हैं, तारिक फतेह पर आरजू काजमी के मैंने बात ही नहीं की है। आरजू काजमी के मैंने कोई बात नहीं की है। निकालिए। बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर नवाज, आपसे कोई जवाब ना मिलेगा। आप यहाँ पर सिर्फ लोगों पर टिप्पणी करने आए हैं, लोगों पर अपशब्द बोल रहे हैं। आपने आरजू को मुझे जवाब नहीं दिया, आपने मुझे सवाल किया, जवाब नहीं करने दिया। ये क्या कहा? आई गेट डैम, आई एम गोइंग। हिंदू, आपने आरजू से मुझे जवाब नहीं दिया उससे। मैंने कहा कि मैं जवाब दे, तुम आप बोलने नहीं दे रही हैं। आपको हुई है, तुम्हें तकलीफ ये कि तुम नंबर 1 गद्दार हो, यू आर ट्रेटर, यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू नॉट मुसलमान। तुम्हारा every general and brigadier, his name is listed in Switzerland, क्रेडिट स्विस में इनके बिलियंस पड़े हुए। ये तो इनमें से कप्तान भी नहीं है जो बिलियनर नहीं बन जाता लूट के। मुल्क को खा गए आप लोग, लड़ना आता नहीं है आपको। 20-20 बिल्ले लगाए हुए हैं आपने, 5 मिनट में हथियार डाल देते हैं। शर्म नहीं आती आपको कि ब्रिगेडियर बने हुए और यहाँ टीवी पे आके बात कर रहे हैं? हथियार डालते हुए ढाका में नहीं शर्म आई थी? निहत्ते बलोचों के ऊपर बम गिरा रहे हो, पूरे लोगों को बंद करते। शर्म करो ब्रिगेडियर, शर्म तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम लगाओ, खेल से लड़ लो। फिर ना बंदूक चलानी आती है, बिल्ले लगा लो इनको। 25 बिल्ले लगाए घूम रहे होते हैं। झाड़ू वाड़ू लगाओ फौजी, पता नहीं कहाँ से। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंडिया के मंदिर में झाड़ू लगाओ। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप अपना स्तर सोचिए। पता नहीं आप कैसे अपने बच्चों से नजरें मिलाते होंगे, कौन सी शिक्षा आपने ली है जो आप ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र आपसे बहुत ज्यादा है। आप वापस इशू पर आए। अरे थैंक यू। जिस दिन मुझे पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई ना, उस दिन तो फिर दिन खत्म, दिन लग गए। थैंक यू वेरी मच। इनको आप हटा दें डिबेट से। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर नवाज। मैंने सोचा था आपसे पूछूं कि इमरान खान से क्यों दिल भर गया आप लोगों का, लेकिन मुझे पता है आपको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। आपको सब पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहस से चलता है। हम लोग सवाल जवाब करते हैं, लेकिन आपके ये जो पर्सनल अटैक्स हैं ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके लिए हम परमिशन आपको नहीं दे सकते हैं। वापस टॉपिक पर आते हुए, उमर अल्ताफ,
इससे राजनीतिक अस्थिरता आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो आर्मी का ये विम्स एंड फैंसीज पर सरकारें इस तरह से चलेंगी और गिराई जाएंगी, तो ये पाकिस्तान के लिए इस रवायत को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, कल उनसे दिल भर जाएगा। और जब जीते भी थे, उमर अल्ताफ को दिखाइए, 156 सीटें थी इमरान खान की, उस वक्त भी मदद करके किसी तरह से कॉबल टुगेदर किया गया, 172 का मैंडेट उन्हें दिलाया गया। उमर साहब जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में जो भी सरकार है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे, और मिलिट्री का जो रोल है सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल आर्मी को बिल्कुल भी सियासत में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। मगर अभी ऐसी कोई क्लियर कट बात नहीं है कि मिलिट्री ही इमरान खान को डिसलॉज करना चाह रही है, क्योंकि इमरान खान को लाने में मिलिट्री का एक बहुत अहम रोल था। और इमरान खान की कुछ ऐसी मूव्स हुई हैं जिससे वो अनपॉपुलर हो गए, जिस तरह DGISI की अपॉइंटमेंट में एक उनका बहुत अनप्रोफेशनल एक एटीट्यूड था कि आप 2 महीना ड्रैग कर रहे हैं, और फिर इमरान खान की जो परफॉर्मेंस भी रही है वो बिल्कुल भी उससे लोग मुतमईन नहीं है, जिसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन बड़ी है अवाम में। उनके कुछ पॉलिटिकल मूव जिस तरह उन्होंने पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसमें 50% से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी बसती है, उसमें एक बिल्कुल डमी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सका। फिर अपनी ही पार्टी के कुछ उनके जो मेन फाइनेंसियर्स थे उनको एलियनेट करना, जिस तरह जहांगीर तरीन थे, जिनका एक बहुत बड़ा रोल था इमरान खान की पंजाब के सूबे और वफाक में हुकूमत बनाने में, उनके साथ जो इमरान खान का एटीट्यूड, तो इमरान खान ने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए हैं। नाउ ही इज पेइंग द प्राइस। और जहां तक बात है एस्टेब्लिशमेंट या पाक फौज का जो थोड़ा रोल था इमरान खान को लाने में, वो इमरान खान की जो ये ब्लंडर्स हैं उससे अब अपने आप को डीलिंक करना चाहती है। उन्होंने इमरान खान को ये क्लियरली मैसेज दे दिया हुआ है कि भाई कि आप अब अपनी सरकार को खुद बचाएं, इमरान खान के लिए अब मदद को वो नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें इमरान खान को दरअसल मसाइल का सामना, क्योंकि उनका अपना जवाब दें, क्या आर्मी न्यूट्रल हुई है या मूड बना चुकी है इमरान के खिलाफ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि न्यूट्रल हुई है। मेरा ख्याल है कि इनके ब्लंडर से, इमरान खान साहब के ब्लंडर से तंग आ गई है, और जाहिर है कि कंट्री तो उन्होंने चलानी ही है, जैसे वो शुरू से 75 ईयर्स से जो कुछ हो रहा है। तो अब वो चेहरा बदलना चाह रहे हैं, कोई ऐसा चेहरा लाना चाह रहे हैं जो पहले भी पॉलिटिशियन हो, जो पहले भी पॉलिटिक्स में रहा हो, गवर्नमेंट चला चुके हो, चाहे वो पंजाब की हो या कुछ, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। वो किसी ऐसे को लाना चाह रहे हैं जो इन ब्लंडर्स को संभाल सके, इन डैमेजेस को कम किया जा सके, क्योंकि जाहिर है कंट्री तो सभी की है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो सिविलियंस की हो, तो उसको बचाना सबसे पहले जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेजेस आ गए हैं इमरान खान साहब की वजह से। तो अब वो उनका चेहरा बदल के किसी ऐसे को लाना चाह रहे हैं जो चाहे पहले कहते चाहिए PMLN रह चुकी हो, चाहे पीपल्स पार्टी रह चुकी हो। दोनों पार्टीज ऐसी हैं जो पहले गवर्नमेंट में रही हैं काफी टाइम, तो इनको पता है कि ये थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन उन डैमेजेस को कवर कर पाए। बिल्कुल, ये आर्मी का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने हुकूमत बनाई मिलकर के, तंग थे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या लेकर आएंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया। जैसे कि किसी इलेक्ट्रिशियन को आप प्लम्बर का काम दे दें, वो सारा पानी की पाइप लाइनें तोड़ के चला जाएगा आपकी। इसी तरह हमने तो लोहार को भी वजीर आज़म बनाया यहाँ पे, एक लोहार हुआ करता था, हमने उनके हवाले मुल्क कर दिया। तारिक फतेह साहब, इमरान खान बदल भी जाते हैं, सरकार बदलेगी, पाकिस्तान बदलेगा? नहीं, देखिए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एक डेमोक्रेसी की फाउंडेशन जो थी वो बहुत ही गलत तरीके से पड़ी। आप सोचिए, ये ऐसा मुल्क है जिसका लॉ मिनिस्टर सिटिंग इन द कैबिनेट भाग गया पाकिस्तान से। ये ऐसी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को चेयर नहीं करता था, गवर्नर जनरल चेयर करता था। जिन लोगों ने उस वक्त बात की कि ये गलत तरीके पे जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया गया। ये पहले की बात कर रहा हूं, 47-48 की। 400-500 लोगों को बरबरा के अंदर शॉट डेड, और वो बुलेट्स की इनवॉइसेस भेज दी गई फैमिली को कि ये इतना हमारा पाकिस्तान गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। ये 48 में कश्मीर की इन्वेजन हुई, जो पहले तालिबान के अब्बा हजूर जो थे वो लोग घुसे जम्मू एंड कश्मीर में। हर जगह पे
जहां इन्होंने तलवार का काम किया है, जो गज़वा हिंद के ज़हन में है कि यहूदी और हिंदू हमारा दुश्मन है। ये बचपने से हमें पढ़ाया जा रहा है कि ये हनूद और यहूद हमारा दुश्मन है, गज़वा हिंद है। एक दफा मुसलमान जो कैप्चर कर लेता है उसको छोड़ना उसको अलाउड नहीं है। इसीलिए स्पेन और दिल्ली जो है, हिंद जो है, वो हमारा, एंड दैट इज ब्रेड इनटू एवरी मदरसा ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट स्कूलों में शायद इतना ना होता हो, लेकिन ये जो भी 50,000 मदरसों में बच्चे जा रहे हैं जिनको गवर्नमेंट को तालीम देनी चाहिए थी। सर मैं एक छोटी सी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं आपसे मेरे ला के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं आपके इंटेलेक्ट लेवल को कभी भी जो है ना वो चैलेंज नहीं करता। मैं मानता हूँ कि आप एक हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे इख्तलाफ हो सकते हैं आपसे, और मैं जो सवाल आरजू जी से करना चाह रहा था वो तो खैर अगले 50 साल भी जवाब नहीं दे सकेंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे हैं जिनसे प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन लिया है, इस्तीफा लिया है? ज़ियाउल हक को आप ले सकते हैं, उन्होंने तो टांग ही दिया एक को, लेकिन मुशर्रफ भी थे। नहीं, जिनसे प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा लिया, जिन आर्मी चीफ से, मैं बता देता हूँ आपको। जनरल गुल हसन जिनसे भुट्टो ने इस्तीफा लिया था, मुस्तफा कर ने इस्तीफा लिया था। फिर जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा किसने लिया? नवाज शरीफ ने इस्तीफा लिया और वो घर चले गए। इसी तरह से ही है ना। अब आरजू जी हमेशा कहेंगी कि जी नहीं जी वो आर्मी इंटरवीन करती है। आर्मी, देखिए जी आर्मी चीफ फिर कैसे घर चला गया अगर प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी नहीं है? जनरल गुल हसन को एक अचानक उनको एक तकरीब में बुला के उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो फिर भाई अगर आप कहते हैं बैलेंस करें, आप एक तरफ ना रहें। मैं तारिक फतेह साहब को नहीं कह रहा, लेकिन मैं आरजू जी को सुनवा रहा हूँ कि भाई अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट ना हो जाए, जहां जहां पे कोई बात आती है उसको बैलेंस करें। ये तो नहीं कि आप एक लाग लापती रहे कि नहीं जी बस एक ही आप उनको सवाल दे देते हैं, वो बस फौज के ऊपर तनकीद करती रहती हैं कि फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया। वही 10 चैनल पे बैठ के वही एक तोते की तरह, वो तोता बैना की तरह वही कहानी रट रही होती है और आप सारे सुन रहे होते हैं उसको। आरजू जी ओके, ठीक है तारिक जी एक बार बोल लें फिर। जी तारिक साहब। एक जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, उनका नाम था जनरल आजम खान। आप यकीन करिएगा कि दैट वन मैन was extremely popular both in Punjab and in Bengal, and लोग सड़कों पे आ जाते थे। क्या बात थी कि whatever resources he had, he was deploying that कि riot हुआ है, flood हुआ है, he always thought कि इन पाकिस्तानियों की मैं फौज हूं। जी प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो जो ट्रेडिशन था पाकिस्तान फौज के कि अफसर जो है he is the servant of the people, वो आहिस्ते आहिस्ते उसमें भी मैं अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो को एक साथ करता हूं कि उन्होंने 10 साल में हमारा ऐसी तैसी कर दी कि डिक्टेटरशिप बिकेम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब वो ट्रेडिशन जाती नहीं है। अब आप देखिए किसी से आप कहें कि भुट्टो वाज अ डिक्टेटर, वो मानते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है आरजू जी। जी बिल्कुल। मुशर्रफ साहब को भी हटाने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि वो कितने साल रहे। अब एक तो एग्जाम्पल देके ये कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, जबकि बुरी तरह से यहाँ पर सिविलियन इदारों में जो है फौजी लगाए हुए हैं, रिटायर्ड फौजी जो है वो क्या कर रहे हैं सिविलियन इदारों में? जो सिविलियन है वो कहाँ जाए? लेकिन यहाँ पे कोई बात मानेगा नहीं जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, जब तक हम सही भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कहना इनका कि जी ये 10 चैनल पे जाके बात ये करी, तो जाहिर है जो सच्चाई है वही बोलूंगी ना। ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि हर बात कोई नई स्टोरी सुनाऊंगी। यही बात करूंगी कि यहाँ पर जो है एस्टैब्लिशमेंट लाती है और एस्टैब्लिशमेंट ही हटा देती है, वरना किसी में हिम्मत नहीं है कि हटा सके। बिल्कुल आप जो है इस बात को आप सब समझने की कोशिश करें, और आप लोगों को बहुत को मालूम भी होगा कि जी फौज लाती है, और जब फौज को नहीं रखना होता है, जाहिर इतने ब्लंडर्स करने के बाद फौज नहीं रखना चाह रही होगी तो वो हटा देगी। अभी भी हम एक तरह के जिसे कहना चाहिए मार्शल लॉ में ही रह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारी बड़ी सिविलियन गवर्नमेंट है। अगर ऐसा ना होता तो तरह तरह के लॉज ना पास हो रहे होते कि जी अगर आपने ये कह दिया इदारे को तो 5 साल के लिए अंदर कर देंगे, वो कह दिया तो आपको ये जुर्माना हो जाएगा। क्यों नहीं? अगर कोई गलत है तो गलत को गलत कहेंगे और सही को सही, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने ब्लंडर्स इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब से जितने लोगों को होप्स थे उनमें से कोई भी वो किसी उम्मीद पे भी पूरे नहीं उतरे, ना सिर्फ पब्लिक के बल्कि जो लोग उनको लेकर आए थे बड़ी शान और शौकत से और ख्याल था कि कुछ चेंज आएगा, वो लोग भी मायूस हो गए।
इसी के साथ आप सभी का लेफ्टिनेंट बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।